नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की पाठ योजना 17 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है भोर और बरखा। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसपे दिनांक, विषय हिंदी हो जाएगा। विषय हमारा पद्य है, कक्षा 7th का ये टॉपिक है। कालांश 6 है, समयावधि 35 मिनट है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकरण, जिसपे लिखेंगे भोर और बरखा। पहला पॉइंट आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 4 सामान्य उद्देश्यों को लिया है, जिसमें पहला है बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। तीसरा होगा बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। फोर्थ होगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य का, जो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वो है भोर और बरखा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चे भोर और बरखा नामक कविता से परिचित हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट होगा बच्चे भोर और बरखा नामक कविता के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है सहायक सामग्री का, जिसपे हम चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट, शामपट, रोलर बोर्ड आदि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान होगा बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना कौशल। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आता है। देखते हैं, सबसे पहला होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं और जो दूसरा पॉइंट है वो है छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा मथुरा में कौन से भगवान का जन्म हुआ है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न होगा श्री कृष्ण की जीवनी से संबंधित कविताओं की रचनाओं के क्या नाम हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कविताओं की रचनाओं के नाम सूरदास, रसखान तथा मीराबाई आदि हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा मीराबाई की कौन सी कविता आपकी पुस्तक में दर्शाई गई है। उत्तर हो जाएगा मीराबाई की कविता भोर और बरखा हमारी पुस्तक में दर्शाई गई है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा भोर और बरखा नामक कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिसपे लिखेंगे बच्चों आज हम भोर और बरखा नामक कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण एवं विकास का। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि व सहायक सामग्री और 6 क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। पहला जो शिक्षण बिंदु आता है हमारा आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। दूसरा शिक्षण बिंदु आता है सस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के उच्चारण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, सस्वर वाचन विधि हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आएगा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के मनन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, मौन वाचन विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो फोर्थ शिक्षण बिंदु आता है वो आता है कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हम यहाँ पर कठिन शब्दों को लिखेंगे।
रजनी, गौवत और किताबें, ये क्या हो जाएंगे, हमारे कठिन शब्द हो जाएंगे। मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंटों को बताया है। पहला है आदर्श वाचन, जो छात्र अध्यापिका होगी वो क्या करेगी, पाठ का आदर्श वाचन करेगी। फिर आएगा स्वस्वर वाचन, छात्र अध्यापिका के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करेंगे, उस पाठ को का वाचन करेंगे। उसके बाद आता है मौन वाचन, फिर बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का मौन वाचन करेंगे। और फिर अब लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कठिन शब्द, उस पाठ पे आए हुए कठिन शब्दों को जो छात्र अध्यापिका होगी वो क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है व्याख्यान विधि। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पर व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना, ये क्या हो जाएगा, हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। छात्र अध्यापिका में लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण। हम जितना भी हमने पैरा ले रखा है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने वो पैरा यहाँ पर लगाया है। अगर आप चाहें तो अब आप जिस भी पाठ का प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं उसके कुछ पैरा यहाँ पर लगा सकते हैं। छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण पे लिखेंगे इस कविता में कृष्ण भगवान मीराबाई ने कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सुबह का समय है, माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और क्या कहती है, जागो बंसी वाले लाल, उठो मेरे प्यारे, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, सभी के घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही चला रही है और उनके हाथ के कंगन बज रहे हैं। अब उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, सभी देवता और मनुष्य अपने दरवाजे पर खड़े हैं, तुम्हारे मित्र ग्वाल बाल तुम्हें पुकारते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण जी उठते हैं और हाथ में रोटी और रोटी पर माखन रखकर वन चले जाते हैं। गायों को चराने के लिए मीराबाई कह रही है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण इतने अच्छे हैं कि शरण में आए सभी दुखियों को सुनते हैं, उनका कल्याण करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। यहाँ पर हमारा एक मूल्यांकन प्रश्न आएगा, गोपियां क्या कर रही हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शब्दार्थ का। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप का यहाँ पे प्रयोग कर रखा है, जिसमें हमने शब्द अर्थ लिख रखे हैं। भोर का होगा सुबह, किवारे का होगा दरवाजे और सुर का होगा देवता। इसके बाद आएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, शब्द और पर्यायवाची। रजनी का होगा रात, निशा रात्रि, भोर का होगा सुबह और सवेरा, गिरधर का होगा कृष्ण और कन्हैया। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। शब्द होगा विलोम, रात का दिन, सुर का असुर, भोर का संध्या। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है निरीक्षण कार्य का। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, निरीक्षण कार्य विधि हो जाएगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। हमने पहले पाठ का आदर्श वाचन करा, कठिन शब्दों को देखा, फिर हमने पाठ का स्पष्टीकरण करा, उसके बाद हमने पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को बताया, पर्यायवाची शब्दों को लिया, विलोम शब्दों को लिया। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। हम देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, तो हम यहाँ पर बच्चों से क्या करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे पहला प्रश्न, कृष्ण को कौन जगा रहा था? उत्तर होगा कृष्ण को यशोदा माता जगा रही थी। दूसरा प्रश्न, गोपियों के दही चलाते समय कौन सी आवाजें आ रही थी? उत्तर होगा गोपियों के दही चलाते समय उनके हाथों में बजते कंगन की आवाज आ रही थी। तीसरा प्रश्न होगा कृष्ण भगवान हाथ में क्या लेकर गए?
उत्तर होगा कृष्ण भगवान हाथ में दही मक्खन लेकर गए। विधि पर विधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर हम बच्चे को एक प्रश्न क्या दे देंगे? गृह कार्य दे देंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है? ये क्या हो जाएगा? गृह